चाय पीनी? नमस्कार, मैं रेणु शर्मा हिंदी से हिंद पृष्ठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए। और जो लोग जुड़ रहे हैं वो शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस पृष्ठ का लक्ष्य है हिंदी भाषा को विकसित करना, हिंदी भाषा को लोगों तक पहुंचाना और हिंदी भाषा के महत्व को समझना और समझाना। हिंदी भाषा हमारे भारत की राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और सरकारी कामकाजों की भाषा है। तो हमें अपने हिंदी मातृभाषा को समझना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में जितने भी कार्य हैं वो सभी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी में ही करें। तो यही लक्ष्य हमारे इस पृष्ठ का रहा है कि लोगों तक हिंदी पहुंचाना, कि हमारे लिए हिंदी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, लोगों के अंदर जागरूक पैदा करना कि हिंदी भाषा के महत्व को समझें। क्योंकि हिंदी जो भाषा है हमारी धरोहर है, उसे हमें संभाल कर तो रखना ही है, लेकिन हमें उसे आगे भी बढ़ाना है। क्योंकि निज भाषा की उन्नति ही हमारी उन्नति का मार्ग है। इसलिए हमें अपनी भाषा को आगे बढ़ाते रहना है और आगे जब भी बढ़ेगी जब हम स्वयं से ही उसको शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने 4 भागों में बांटा है और हम उन्हीं 4 भागों को, जो आधुनिक काल था, चौथा काल हमारा आधुनिक काल, और आधुनिक काल को भी हमने 5 भागों में बांटा है। तो उसी का दूसरा काल, यानी कि हम भारतेंदु युग तो पढ़ चुके हैं। आधुनिक काल को हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्लोत्तर युग और शुक्ल युग, इन भागों में बांटा और नई कविता का युग भी है। तो उसी प्रकार एक एक भाग में मैंने एक एक युग को लिया है ताकि आसानी से समझ आ जाए और ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा और आराम से समझ सकूँ। और मैं सभी से एक ज़्यादा से ज़्यादा इस पृष्ठ पर जुड़ने की कोशिश करिए। और जो लोग जुड़ रहे हैं वो शेयर तो कर ही दीजिए। तो हमने आधुनिक काल का पहला युग पढ़ा था, हमने भारतेंदु युग पिछले भाग में, और आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग, जो आधुनिक काल का दूसरा युग है। द्विवेदी युग का नामकरण हमारा जो द्विवेदी युग का नाम कैसे पड़ा या नामकरण कैसे पड़ा, तो वो हैं हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनके नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। ये प्रश्न हमेशा आता है
कि द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? तो हमारा जवाब होगा कि द्विवेदी युग का नामकरण हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। और दूसरी बात, इसे हम जागरण सुधार काल भी कहते हैं। द्विवेदी युग को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम जागरण सुधार काल भी कहते हैं। ये दीक्षा जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। दूसरी बात, इसकी द्विवेदी युग की समय अवधि रही है हमारी 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक। कभी कभी प्रश्न आता है कि द्विवेदी युग का समय अवधि क्या है? तो हमारा जवाब होगा द्विवेदी युग की समय अवधि है हमारी 1900 से लेकर 1918 तक। तो हमारे यहाँ 2-3 प्रश्न हो गए ज़रा सी ही देर में कि किसके नाम पर पड़ा द्विवेदी युग और द्विवेदी युग की समय अवधि क्या है। हाँ, और एक प्रश्न और आता है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाले जो कड़ी है, उस कड़ी को जोड़ने वाले कवि कौन हैं? ये प्रश्न भी अधिकतर आता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस कड़ी को जोड़ने वाली, यानी कि दोनों युगों को जोड़ने वाली जो कड़ी है उनको जोड़ने वाले हैं हमारे बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, जिन्होंने दोनों युग को एक साथ जोड़ा और उस कड़ी का आधार जोड़ने का आधार बने। तो ये हमारा एक प्रश्न है कि इन दोनों युग को जोड़ने वाली कड़ी के कवि कौन से थे? तो हमारा जवाब होगा बाल मुकुंद गुप्त जी। फिर आता है कि मतलब द्विवेदी युग की क्या परिचय क्या है? तो ये हम परिचय ही दे रहे हैं द्विवेदी युग का, कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके हाथ पड़ा, द्विवेदी युग का समय अवधि क्या रही है और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी रही है भारतेंदु युग से। तो ये 3 प्रश्न हो गए और समय अवधि तो पता ही है कि 1900 से लेकर 1918 तक। अब आती है बात कि द्विवेदी युग में इसी युग में जो प्रथम पत्रिका का संपादन हुआ था वो थी हमारी सरस्वती पत्रिका, जिसका संपादन हुआ था 1900 में। और सबसे प्रथम संपादन किया था हमारी चिंतामणि घोष ने। द्विवेदी युग में ही सब प्रथम पत्रिका का प्रकाश वर्ष जो रहा वो 1900 में रहा। और सब प्रथम पत्रिका का संपादन किसने किया, यानी कि वो थे हमारे चिंतामणि घोष। वैसे तो ज़्यादातर प्रश्न आता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो बहुत से लोग ये है कि ये भी लिख देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने भी किया है। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि सब प्रथम किसने किया, तो हमारा जवाब होगा सब प्रथम हमारा जो प्रकाशन पत्रिका का किया था वो थे हमारी चिंतामणि घोष। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब आती है बात हमारी कि और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इस पत्रिका का संपादन किया था। उन्होंने किया था 1903 में, उसके संपादक बने थे। और उन्होंने ही हमारी हिंदी कड़ी बोली को काव्य भाषा का रूप दिया था। हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही हमारी जो खड़ी बोली है उसको काव्य भाषा का रूप दिया था। अब आती है बात, और इसी युग में एक और भी बात हुई थी, जो हिंदी कहानियों का जो वास्तविक विकास हुआ था वो द्विवेदी युग में ही हुआ था। ये प्रश्न भी आता है कि द्विवेदी युग में किस युग में कहानियों का जो वास्तविक विकास हुआ था वो किस युग में हुआ था, तो वो आएगा हमारा द्विवेदी युग में। और एक प्रश्न ये भी आएगा कि द्विवेदी युग के प्रतिनिधित्व कवि कौन से हैं। नामकरण तो हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था द्विवेदी युग का नाम, लेकिन इसके प्रतिनिधित्व कवि हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। ये प्रश्न भी आता है अक्सर, तो ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं।
और इस युग में बहुत सारी चीज़ों का विकास भी हुआ था, कहानियों का विकास हुआ, हमारी जो खड़ी बोली भाषा का उसको भी प्रतिनिष्ठ बनाने के लिए कवियों ने बहुत सारे अपना योगदान दिया है। अब आती है बात, ये तो हमारा हो गया द्विवेदी युग का परिचय और उसकी समय अवधि। अब आती है कि द्विवेदी युग में या द्विवेदी युग के कवि कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हैं, क्योंकि कवि तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न इस तरह आता है कि महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हैं, तो हमें उनमें कुछ मेन मुख्य नाम हैं जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उन्हीं के नाम हमें बताने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ कवियों के नाम देते हैं जो हमारे द्विवेदी युग में हुए। तो सबसे पहले हमारे तो जो द्विवेदी युग के कवि रहे हैं वो तो हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी तो रहे हैं, उनके साथ हमारे रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, मैथिली शरण गुप्त जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हम हरिओद के नाम से भी जानते हैं, बाबू गुलाब राय और राम नरेश त्रिपाठी श्रीधर। कौन कौन से कवि रहे हैं हमारे? चंद्रधर गुलेरी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, श्याम सुंदर दास जी, मैथिली शरण गुप्त जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, हरिओद जिन्हें हमें हरिओद के नाम से भी जानते हैं, और बाबू गुलाब राय, राम नरेश त्रिपाठी और श्रीधर इत्यादि। ये तो कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं जो हमारे द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। प्रश्न आता है कि द्विवेदी युग के मुख्य कवि कौन कौन से हैं, तो हमें उनमें से कुछ नाम देने होते हैं, क्योंकि मुख्य कवियों में हम कितने भी नाम दे दें, लेकिन कभी कभी प्रश्न ये भी आता है कि द्विवेदी युग के मुख्य 2 कवियों के नाम लिखिए, तो हमें केवल 2 कवियों के ही नाम लिखने हैं। तो ये हो गए हमारे द्विवेदी युग के मुख्य कवि, और इनके अलावा और बहुत सारे कवि रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यही है, लेकिन ये तो मैंने कुछ मुख्य कवियों के नाम आप लोगों को बताए हैं। दूसरी बात है ये, अब आता है कुछ और कवियों और उनकी रचनाएं। अभी तक तो ये था कि द्विवेदी युग के कवि कौन कौन से रहे, तो वो हमने नाम बताए। अब उनको उनकी रचनाओं को भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जैसे हैं अब हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनकी काव्य रचना है काव्य मंजूषा, नागरी, सुमन, कानकुब्ज, अबला और बिलाप। ये हैं हमारी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की काव्य मंजूषा, नागरी, सुमन, कानकुब्ज और अबला बिलाप। अब हमारे दूसरे कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका प्रिय प्रवास महाकाव्य है। अगर एक प्रश्न आता है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, प्रथम महाकाव्य कहेंगे तो और भी काव्य, लेकिन प्रथम महाकाव्य किसका? खड़ी बोली का। तो हम उसका जवाब देंगे कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जिसके रचयिता हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जी। दूसरा ये प्रबंध काव्य भी है। दूसरा उनका महाकाव्य है वैदेही वनवास, ये भी प्रबंध काव्य है। और परिजात और चौखे चौपदे। कौन कौन से महाकाव्य हो गए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात और चौखे चौपदे। ये इनके हरिओद सिंह उपाध्याय जी के काव्य हैं, काव्य रचना है। दूसरी एक बात और नोट करने वाली मुख्य बात है कि कभी कभी एक प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि किसको दी गई है, या हिंदी साहित्य के जगत में कवि सम्राट किसको माना गया है। तो हमारा जवाब होगा कवि सम्राट हमें माना गया है किसको? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को। ठीक है, इनको क्या किया गया है? हिंदी जगत कवि में सम्राट कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। अब आता है दूसरा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के कौन कौन से काव्य रहे हैं? एक तो रंग में भंग, ये हमारा मैथिली शरण का प्रथम महाकाव्य है। कभी प्रश्न आता है
कि मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हम उसका आंसर देंगे रंग में भंग, जो मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम महाकाव्य है। दूसरी बात आती है साकेत, ये भी हमारे मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। कभी कभी आता है मैथिली शरण गुप्त के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो हम लिख सकते हैं रंग में भंग और साकेत। और ये प्रश्न ये ऐसे भी आता है कि द्विवेदी युग के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो भी हमारा आंसर में वही आएगा, साकेत, रंग में भंग। तो आंसर को हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। अब आती है बात, इसके अलावा उनके और कौन कौन से महाकाव्य हैं, जैसे क्या कहते हैं जयद्रथ वध, जय भारत, भारत भारती, यशोधरा और पंचवटी। कौन कौन से महाकाव्य हैं? जयद्रथ व्रत, जय भारत, भारत भारती, यशोधरा और पंचवटी। उसके अलावा ये भी महाकाव्य हैं उनके, तो हम नाम कोई भी दे सकते हैं। अगर प्रश्न आता है द्विवेदी युग के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, अगर आता है द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो भी हम इन दोनों में 2 नाम कोई भी दे सकते हैं। तीसरे हैं हमारे श्रीधर पाठक, इनके उन्होंने कौन कौन से महाकाव्य की रचना की? पहला है भारत गीत, दूसरा बाल विधवा, ये सब उनकी कविताएं रही हैं। कौन कौन सी? भारत गीत, बाल विधवा और कश्मीर सुषमा, ये भी उनकी काव्य रचना है कविता के रूप में। फिर हैं हमारे गया प्रसाद स्नेही, गया प्रसाद स्नेही जी हैं, जिनकी काव्य रचना रही है हमारी प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय वीणा। कौन कौन सी रही हैं गया प्रसाद स्नेही जी की? प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल भंग और राष्ट्रीय वीणा, ये इनकी काव्य रचना रही हैं गया प्रसाद स्नेही की। अब दूसरे कवि हैं हमारे नाथूराम शर्मा जी, ये भी हमारे द्विवेदी युग के कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं गर्वखंड, रहस्य, अनुराग रत्न, शंकर और सरोज, ये उनकी महाकाव्य रचना हैं। तो हम द्विवेदी युग के किन्हीं कवियों के नाम भी लिख सकते हैं और उनकी रचनाएं, कभी कभी आता है कि द्विवेदी युग के 2 महाकवियों के नाम लिखिए और उनकी एक एक रचनाएं लीजिए, तो हम इनको ठीक से ध्यान से पढ़ेंगे तो इनमें से हम 2 कवियों के नाम आराम से लिख सकते हैं और उनकी रचनाएं लिख सकते हैं। तो ये तो हमारी रही, अभी तक हमने पढ़ा द्विवेदी युग का परिचय दिया, द्विवेदी युग के कौन कौन से महाकवि रहे हैं और कौन कौन सी उनकी रचनाएं रही हैं। अब बात करते हैं हम द्विवेदी युग की विशेषता की। ये भी ध्यान देने योग्य बात है हमारी कि द्विवेदी युग में कौन कौन सी ऐसी खासियत रही जो कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में रखी है, यानी कि अपनी काव्य रचनाओं को सुंदर बनाया है। तो सबसे मेन इसमें द्विवेदी युग की विशेषता क्या रही है? एक तो प्रकृति चित्रण का चित्रण किया है, बिल्कुल स्वतंत्र होकर किया है, स्वतंत्र रूप में किया है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता रही है कि देशभक्ति परक की रचनाएं लिखी हैं इन्होंने, यानी कि देश के प्रति भक्ति की भावना को उन्होंने दर्शाया है, दीर्घ करके भी और लघु करके भी, यानी कि लघु काव्य में और दीर्घ काव्य में दोनों में ही देशभक्ति की परख के ऊपर उन्होंने रचनाएं लिखी। दूसरी विशेषता ये रही है। तीसरी है, इसकी मुख्य विशेषता रही है कि अंधविश्वास तथा रूढ़िवादियों का विरोध किया है। उन्होंने कवियों ने अपनी रचनाओं में जो अंधविश्वास है की बातें रही हैं और रूढ़वादिता की जो बातें रही हैं उनका विरोध किया है, उस पर आधारित उन्होंने रचनाओं का वर्णन किया है। चौथी विशेषता रही है खड़ी बोली का परिनिष्ठ रूप, यानी कि जो भी खड़ी बोली के पर उन्होंने जो रचनाएं की हैं उन्होंने बहुत ही सरल सुबोध तरीके से रचनाएं की हैं। पांचवी एक विशेषता रही है मानव प्रेम का, यानी कि जो मानव का प्रेम है उसको दर्शाया है। अपनी कवियों ने अपनी रचनाओं में मानव प्रेम को अधिक से अधिक दर्शाया, उस पर अधिक से अधिक जोर दिया है कि मानव को मानव से ही प्रेम करना चाहिए।
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देखने में आता है कि मानव मानव का ही दुश्मन होता है। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में हमेशा यही बताया है, द्विवेदी युग के जो कवि रहे हैं, कि मानव को दूसरे हर प्रत्येक व्यक्ति से प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो ये रही हमारी द्विवेदी युग की विशेषताएं। अब बात करते हैं हम कि द्विवेदी युग में नाटक कौन कौन से रहे हैं, कौन कौन से जो नाटक थे कवियों ने लिखे हैं। हम कवियों के नाम भी बताएंगे और उनके नाटक कौन कौन से रहे हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि द्विवेदी युग के 2 नाटकों के नाम लिखिए, तो हम 2 नाटकों के नाम देंगे, लेकिन मैं 2-3 बता देती हूँ। राधाचरण गोस्वामी जी हैं, जिनका नाटक है श्री दामा, जिसके रचयिता हैं श्री दामा के रचयिता हैं राधाचरण गोस्वामी जी। और एक है सुदामा, ये भी नाटक रहा है, इसके रचयिता हैं शिवनंदन साहे। इस नाटक के रचयिताकार हैं शिवनंदन साहे। और गंगा प्रसाद जी, इन्होंने भी राम अभिषेक नाटक लिखा है। तो ये हो गए द्विवेदी युग के मुख्य 3 नाटक हैं। नाटक तो और भी लिखे गए, लेकिन मैंने थोड़े ही आप लोगों को बताए हैं, श्रीदामा, सुदामा और राम अभिषेक। अगर आता है कि 2 नाटकों के नाम लिखिए, तो आप नाटक के नाम लिख सकते हैं। अगर आता है कि 2 नाटकों के नाम और उनकी रचयिताओं के नाम लिखिए, तो रचयिताओं का नाम लिखिए। कभी कभी ऑप्शन में भी आ जाता है कि किस कवि ने कौन सी नाटक की रचना की है, तो वो भी हमें देखना होता है। तो ये तो हो गए हमारे द्विवेदी युग के नाटक। अब आता है द्विवेदी युग में कौन कौन से उपन्यास रहे हैं, जो कवियों ने उपन्यास की रचना की है। वो हैं हमारे, सबसे पहले है देवकीनंदन खन्नी, जिन्होंने चंद्रकांता उपन्यास था, आप सभी लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा। तो जो उन्हीं के द्वारा उपन्यास लिखा गया था, उनके रचयिता थे देवकीनंदन खन्नी। खत्री था शायद, हाँ। दूसरा है उपन्यास भूतनाथ, ये भी अधिकतर सभी ने देखा होगा। अब एक है किशोरीलाल गोस्वामी, जिन्होंने तारा और रजिया बेगम 2 उपन्यासों की रचना की थी। आजकल और जो पहले जो फिल्म हुआ करती थी, वो सब उपन्यास पर आधारित ही हुआ करती थी, लेकिन आजकल की जो फिल्में हैं वो तो समझ ही नहीं आती किस पर आधारित होती हैं। तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, हरिओर, उनका उपन्यास है अधकिला फूल। अब बात करते हैं हम कहानी की, कि द्विवेदी युग में कौन कौन सी कहानियाँ रही हैं। वो है हमारी किशोरीलाल गोस्वामी जी की इंदुमती, जिन्हें हम प्रथम कहानी के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं ना, हमारे हिंदी साहित्य में या कि प्रथम कहानी कौन सी है, तो वो है हमारी इंदुमती। फिर आता है रामचंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने कहानी लिखी थी 11 वर्ष का समय। तीसरे हैं हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उसने कहा था। ये हमारी इंटरमीडियट की जो एकांकी हुआ करती थी, उसमें ये कहानी दी थी पहले, लेकिन अब नहीं है, उसको कोर्स में कम कर दिया गया है। तो ये है उनकी कहानी। तो अब हमने तो बात कर ली नाटक कौन कौन से थे द्विवेदी युग के, कहानी कौन कौन सी थी, कवि कौन कौन से थे, और रचनाएं कौन कौन सी थी। तो ये हमने आज केवल हमने द्विवेदी युग का ही बारे में पढ़ा और आप लोगों को मैंने बताया, और ये वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे हम, और जो देख रहे हैं इसको शेयर ज़रूर कर दें। तो हम हर भाग में एक एक युग को लेकर ही चल रहे हैं, ताकि क्या होता है कि आराम से समझ आ जाए
और उसको आराम से समझ सकें एक युग की। क्योंकि हम अगर दो युग को एक साथ लेते हैं तो एक तो टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, दूसरा फिर क्या होता है कि दोनों को समझने में कंफ्यूज होता है कि ये इसका है या उसका है। तो हम आराम से धीरे धीरे एक एक भाग में एक एक युग की बात को हम लेकर चल रहे हैं। आप लोगों को भी समझने में आसानी रहती है और मुझे भी थोड़ा टाइम नहीं लगता ज़्यादा। और कहते हैं ना, एक विचार है कि शिक्षा कहीं से भी मिल रही हो, कहीं से भी कोई ज्ञान मिल रहा हो तो उसे हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। कहते हैं कि जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें और मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें, विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा है, या वही वास्तव में शिक्षा कहलाती है। एक बार फिर विचार पर थोड़ा ध्यान दें मेरे। जिस शिक्षा से हम अपने जीवन का निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र का गठन कर सकें और विचारों में सामंजस्य बिठा सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने के योग्य होती है। क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम उसको रट लें, केवल वही नहीं शिक्षा होती है। शिक्षा इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही वही वास्तव में शिक्षा होती है। और कुछ लोग आज के दिन फादर्स डे भी मना रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि फादर्स डे एक दिन क्यों हो, फादर्स डे तो प्रत्येक दिन होना चाहिए। क्योंकि जब एक पिता हमारी पूरी ज़िंदगी हर दिन देता है हमारे लिए, तो हम एक दिन उन्हें क्यों दें। हम भी अपनी ज़िंदगी के पूरे दिन उनके लिए को समर्पित करने चाहिए। तो फादर्स डे एक दिन ही हमें रोज़ मनाना चाहिए। लेकिन हाँ, जो लोग फादर्स डे मनाते हैं उनको उनके लिए भी बात यह है कि उन सभी लोगों को मनाना चाहिए। अपना अपना एक विचार होता है, अपना अपना एक ढंग है, तरीका है, तो मनाइए। मैं इस बात से सहमत हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस ये है कि एक दिन नहीं, हमें रोज़ मनाना चाहिए। तो आप सभी पिताओं को फादर्स डे कहती हूँ, या कहना चाहिए पिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी पिताओं को। और कहते हैं ना कि जो पिता है एक किसकी तरह होता है, पिता की जो मौजूदगी होती है वो एक सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म तो ज़रूर होता है, पर उसके ना होने पर कहते हैं ना, जो पिता होता है कहते हैं बहुत तेज़ स्वभाव के होते हैं, डांटना, ये सारी चीज़ें। तो किसी ने सही कहा है, जो पिता की मौजूदगी है वो एक सूरज की तरह होती है और उसके ना होने पर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। वही हालत एक पिता को उसकी समानता बताई गई है, क्योंकि पिता के होने पर सब कुछ है और पिता के ना होने पर एक जीवन में अधूरापन रह जाता है। तो हमें पिता दिवस प्रत्येक दिन मनाना चाहिए। और एक बार फिर पिता दिवस की सभी पिताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं आप या अभी विदा लेती हूँ, और फिर मैं अगले संडे या कह सकते हैं अगले रविवार फिर उपस्थित होती हूँ आपके सामने। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।